Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 7, equilibrium, or that is last topic of that chapter, solubility product constant or solubility product. Solubility product constant or solubility product, और इसको जो हम लिखते हैं that is K solubility product. It means KSP से हम इसको डिनोट करते हैं. क्या होता है सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कॉम्पिटिशन के हिसाब से जितने भी सॉल्ट होते हैं उन सॉल्ट को जनरली 3 कैटेगरी के अंदर हम क्लासिफाइड कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम सॉल्ट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर लेते हैं. कैटेगरी 1, 2 और 3. कैटेगरी 1 दीज आर सॉल्युबल. कैटेगरी 3 या कैटेगरी 2 आप कह सकते हैं स्लाइटली सॉल्युबल, और कैटेगरी 3 स्प्रिंगली सॉल्युबल. सॉल्युबल किसको कहते हैं? इस तरीके के कंपाउंड या ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कितनी होती है, 0.1 मोल से ज़्यादा होती है. इससे ज़्यादा अगर सॉल्युबिलिटी है, इससे ज़्यादा अगर वो डिजोल्व हो जाता है, दीज आर सॉल्युबल. स्प्रिंगली सॉल्युबल किसको कहते हैं? जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.01 मोल पर लीटर से भी कम होती है, दीज आर स्प्रिंगली सॉल्युबल. और एक होता है स्लाइटली सॉल्युबल, जिनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इन दोनों के बिटवीन होती है, मोर देन 0.01 मोल पर लीटर मोलरिटी और लेस देन 0.1 मोलरिटी, दोनों के बिटवीन जिनकी सॉल्युबिलिटी होती है, नोन एज स्लाइटली सॉल्युबल. देखिएगा कोई भी सॉल्ट अगर आपके पास में है तो देखिए सॉल्ट किस तरीके से बना होता है. मान लीजिए ए उसके अंदर कटायन है, बी उसके अंदर अनायन है, दोनों अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ गए हैं और अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है. अब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे. तो जैसे इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे क्या होगा, तो होगा ये बेटा कि यहाँ से ये जो कटायन है और ये जो अनायन है डिजोल्व करना है, तो हमें इनका दोनों का अट्रैक्शन जो फोर्स है वो ब्रेक करना पड़ेगा. और इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एक्चुअल में बेटा वो होता है इनकी लैटिस जो एंथैल्पी होती है उसके बराबर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. किसके इक्वल देनी पड़ेगी? लैटिस एंथैल्पी के इक्वल आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये जो एनर्जी है ये आती कहाँ से है बेटा? तो ये आपने वाटर में डिजोल्व किए हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल इस कटायन को भी अट्रैक्ट करते हैं, सॉल्वेटेड हो जाता है या हाइड्रेटेड हो जाता है ये कटायन, वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन की एंथैल्पी. और सेम ऐसे ही वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वो वाटर के मॉलिक्यूल इस अनाइन को भी अट्रैक्ट करते हैं, अनाइन भी हाइड्रेटेड हो जाता है. ऐसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन आपको किया हुआ है. तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, इसका भी हाइड्रेशन हो जाएगा. अब हाइड्रेशन जब होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. दस राइट. आप सुन लीजिएगा, जो लैटिस एंथैल्पी है जो कि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है, अगर निकलने वाली ये जो एनर्जी है हाइड्रेशन एनर्जी, अगर ये लैटिस जो एंथैल्पी है उससे भी अगर ये ज़्यादा है तो बेटा इतनी सफिशिएंट एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी कि वो एनर्जी इसके बॉन्ड को क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी. और ब्रेक कर देगी तो ये जो कंपाउंड है आपका ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा. दैट्स राइट. तो इसको अगर आपने वाटर में डिजोल्व करना है, सॉल्युबल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा या कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? सॉल्युबल करना है तो आपको इसकी लैटिस एंथैल्पी के इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी. और वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी वाटर के हाइड्रेशन से. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी जो कि इसको कंपनसेट कर देगी और इसको ब्रेक कर देगी. फॉर अ सॉल्ट टू डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, the strong force of attraction between ions, ion के between strong force जिसको हम lattice enthalpy कह रहे हैं, must be overcome by the ion solvent interaction. That's right, ion solvent interaction. The solvation enthalpy, ये जो hydration enthalpy है इसी को हम solvation enthalpy भी कह सकते हैं, always negative, क्योंकि ये रिलीज होगी, ये बाहर निकलेगी, एनर्जी नेगेटिव होगी. Energy is released in this process of solvation. For a salt to be able to dissolve in a पार्टिकुलर सॉल्वेंट, इट्स सोल्वेशन जो इंथैल्पी है
ये वाली हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। लैटिस जो एंथैल्पी है उससे ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी या वाटर अगर नहीं है तो कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा, उस कंडीशन में इसको हम सॉल्वेशन एंथैल्पी कह देंगे। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाटर का रेस्पेक्ट में, अदर सॉल्वेंट का रेस्पेक्ट में सॉल्वेशन एंथैल्पी मच बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी अगर है तो ही ये वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, अदरवाइज ये डिजोल्व नहीं होगा। उसके बाद हमने इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सॉल्ट को 3 कैटेगरी में बांटा ही है। अब आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिएगा, जो सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल जो होते हैं वो तो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो इजीली डिजोल्व नहीं होते हैं। इसलिए जो स्प्रिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट होते हैं उनका ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। Consider the equilibrium between the springly soluble ionic salt and its saturated aqueous solution. अगर आपने कोई स्प्रिंगली soluble salt आपने लिया और उस सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिजोल्व करो, अब ये स्प्रिंगली soluble है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जैसे इसको वाटर में डालेंगे बेटा, डालते ही ये अपने आयनों के अंदर ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा अपने आयनों के अंदर ये ब्रेक होगा, बाकी के मोस्ट ऑफ ये अनआयोनाइज्ड जो सॉलिड है ऐसा ही रहेगा। तो इस तरीके से उसकी ये कौन सी अमाउंट है, दैट इज अनडिजोल्व या अनडिसोसिएटेड अमाउंट है, और ये कौन सी अमाउंट है, ये है उसकी डिजोल्व अमाउंट जो कि आयन के फॉर्म में होगी। और बस इतना ही डिजोल्व होगा और बहुत थोड़ा सा डिजोल्व होकर के वो क्या बना देता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसमें वो और ज्यादा डिजोल्व नहीं होगा, तो और ज्यादा डिजोल्व ये नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जस्ट लाइक बेरियम सल्फेट हमने लिया जो कि सॉलिड होता है, इसको वाटर में जब हम डिजोल्व करें तो ये बेरियम आयन एक्वस और सल्फेट आयन में डिसोशिएट हो जाता है। दैट्स राइट। फिर ये आयन आपस में कंबाइंड होते हैं और वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। यहाँ जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर दें K इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, बेरियम आयनों का कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में, सल्फेट आयनों का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऊपर आता है, रिएक्टेंट नीचे आएगा, कौन आ जाएगा, बेरियम सल्फेट जो कि सॉलिड। दैट्स राइट। अच्छा, अब आपको पता है बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड जो होता है बेटा उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। उसकी जो एक्टिव कंसंट्रेशन होती थी, याद कीजिए, वो हम यूनिट मानते थे। तो बेरियम सल्फेट यहाँ सॉलिड है तो इसकी ये जो कंसंट्रेशन है कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो इसको हम वहीं लिख देंगे के पास ले जाके, के कांस्टेंट, और बेरियम सल्फेट जो सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू बेरियम आयनों की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयनों की कंसंट्रेशन, यही चीज। दैट्स राइट। तो ये के भी कांस्टेंट, बेरियम सल्फेट कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट बना देंगे, और नया जो कांस्टेंट यहाँ से बनाते हैं उसको हम कह देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP इज इक्वल टू बेरियम आयनों का कंसंट्रेशन और सल्फेट आयनों का कंसंट्रेशन। For a pure solid substance the concentration remain constant and we can be written as, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं KSP बराबर के बेरियम सल्फेट, ये जो के डॉट बेरियम सल्फेट जो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो एक नया कांस्टेंट लिख दिया, और ये होगा इन दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के इक्वल। KSP जो होता है बेटा, ये KSP देखिएगा ये क्या है, ये एक्चुअल में एक प्रोडक्ट है। किस किस का प्रोडक्ट है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इनके ये जो आयंस प्रेजेंट है, इन आयनों की जो कंसंट्रेशन है, और वो भी कौन सी, मोल वाली, मोलर जो कंसंट्रेशन है। KSP द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर अ सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ इट्स आयन, इसके जो आयंस बने, कोई भी सॉल्ट हो स्प्रिंगली सॉल्युबल, यहाँ बेरियम सल्फेट है तो इसके जो आयंस हैं उन आयनों की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, किसके अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ऑफ इट्स आयन इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसी को हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP कहते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करें, देखिएगा। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आगे अगर हम और एक्सप्लेन करें तो देखिएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये बेरियम सल्फेट आपने लिया था, सॉलिड था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो बेरियम और सल्फेट आयनों में डिसोसिएट हो। स्टार्टिंग में आपने ये चीज कितना ही लिया हो,
लेकिन यहाँ जब वो डिजोल्व हो गया है तो ये उसकी डिजोल्व अमाउंट है, इनकी कंसंट्रेशन होगी। और इनकी ये जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को हम मोलर सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ आयन विल बी इक्वल टू द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। इनकी यहाँ जो कंसंट्रेशन है ये इनकी मोलर सोल्युबिलिटी के फॉर्म इक्वल होगी। कि जब देखिएगा इसका एक मोल अगर यहाँ से डिजोल्व हुआ तो यहाँ इसका एक मोल और इसका भी एक मोल ही प्रेजेंट होगा। तो इनकी ये जो कंसंट्रेशन एक्चुअली में वो उनकी मोलर सोल्युबिलिटी इक्वल होगी। और इस मोलर सोल्युबिलिटी को हम जनरली मोल्स के फॉर्म में ना लिख करके इसको किसके फॉर्म में लिखते हैं, एस के फॉर्म में। तो बेरियम आयन की यहाँ जो कंसंट्रेशन है मान लीजिए वो एस क्या है, एस उसकी मोलर सोल्युबिलिटी है, कितने मोल पर लीटर सॉल्यूशन में खुला है। सल्फेट की भी सॉल्युबिलिटी कितनी है, एस। दैट्स राइट। इफ मोलर सॉल्युबिलिटी अगर एस हो तो KSPG इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSPG इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम। बेरियम की मोलर कंसंट्रेशन हमने कितनी सपोज की है, एस। सल्फेट की भी कितनी है, एस। तो KSPG इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा। फॉर बेरियम सल्फेट एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो KSP होता है वो KSP जो है वो इतना होता है। लीजिए KSP कैलकुलेट करना है बेरियम सल्फेट का, तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर होता है। दैट्स राइट, एस स्क्वायर होता है। और एस स्क्वायर जो है वो वैल्यू इतनी होती है। Thus, molar solubility of barium sulfate will be equal to this. बेरियम सल्फेट की जो मोलर solubility है वो इसके बराबर होगी, इतने मोल पर लीटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे बेरियम सल्फेट के। बस राइट, बेरियम सल्फेट के 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल डिजोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई, देखिएगा क्या मिस्टेक हो गई है, ये स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। थोड़ा सा समझिएगा बेटा, बेरियम सल्फेट जो है इसका जब 1 मोल डिसोसिएट होता है तो इन दोनों के 1 मोल ही बनते हैं। दैट्स राइट। इनका अगर एस मोल डिसोसिएट होगा तो इनके एस ही बनेंगे, ठीक है। तो इसकी जो मोलर सोल्युबिलिटी है, दैट्स राइट, मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट जो है वो कितनी है, इतनी है मोलर सोल्युबिलिटी, एस की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब एस की वैल्यू इतनी है तो हम इसका KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा, दैट इज एस स्क्वायर। अब आपको यहाँ से एस की वैल्यू रख देनी है 1.05 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर इंटू 1.05 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। और अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। A salt may give on dissociation 2 or more than 2 anions and cations carrying different charge। अब सॉल्ट जो है वो यहाँ तो एक कटायन एक ही एनायन बना है, लेकिन सॉल्ट जो है उसमें ज्यादा भी कटायन एनायन हो सकते हैं। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। देखिएगा, ये तो हमने क्या लिया था, बेरियम सल्फेट लिया था। अगर बेरियम सल्फेट की बजाय हम एक दूसरा साल्ट लें, और दूसरा जो सॉल्ट हमने लिया है, सपोज कीजिए मैं लेता हूँ बेरियम क्लोराइड। अगर मैं लेता हूँ बेरियम क्लोराइड को डिजोल्व करने पर ये डिसोशिएट हो जाता है Ba पॉजिटिव 2 आयन में और 2 बनाता है Cl नेगेटिव आयन। अब देखिए बेरियम क्लोराइड की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, इसका 1, इसका 1 और इसका है, मतलब इसका अगर 1 मोल डिसोशिएट होगा तो इसका 1 ही मोल बनेगा और इसके 2 मोल ही बनेंगे। अगर इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी जो है वो S हो, S मोल पर लीटर, तो ये कितना बनेगा, ये S मोल पर लीटर ही बनेगा, बट ये कितना बनेगा, 2S मोल पर लीटर। दैट्स राइट, 2S मोल पर लीटर बनेगा। ये इनकी मोलर सॉल्युबिलिटी है। अब हमें इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन अपॉन क्लोराइड आयन का, बट क्लोराइड आयन यहाँ 2 बन रहे हैं ना, और लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग इसे पावर के फॉर्म में लिखेंगे अपॉन BaCl2 जो कि सॉलिड है। और इस सॉलिड को हटा के K के पास ले जाएंगे, कांस्टेंट क्या बन जाएगा, KSP इज इक्वल टू बेरियम आयन का कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन और इसकी पावर। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, बेरियम आयनों की मोलर सॉल्युबिलिटी S, क्लोराइड की कितनी है, क्लोराइड आयनों की जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वो 2S है एक्चुअली में।
क्योंकि उससे ज़्यादा डबल वो बोलेंगे। अगर इसका 1 मोल डिजोल होगा तो उसके वहाँ 2 मोल डिजोल होंगे, 2s है। इसकी अगर s है तो उसकी 2s होगी मोलर सॉलिबिलिटी, दैट्स राइट। और इसकी पावर 2 भी करनी पड़ेगी, तो KSP जो निकल के आ गया वो आ गया s इंटू 2 की 4s स्क्वायर। KSP जो आ गया आपका निकल के इज इक्वल टू 4 का तो 4 ही रह जाएगा, s की पावर 1 ये 2 ये, तो 4s क्यूब, ये फॉर्मूला होगा उसके KSP का। इसी तरीके के कुछ और भी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। एक थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, और वो जो लिया है वो लिया है हमने जर्कोनियम फोस्फेट का। तब देखिएगा जर्कोनियम फोस्फेट का जो फॉर्मूला है वो होता है ये। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे मैं अगर लिखूं एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये लीजिए, ये फॉर्मूला है। तो देखिएगा सॉल्ट में जो पहले लिखा होता है ये कटायन, और ये क्या होता है एनायन। जब इसको डिसोशिएट करते हैं तो कटायन अलग हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम का कटायन अलग होगा, नाइट्रेट आयन अलग होगा, लेकिन चार्ज कितना आएगा, तो देखिए जनरली इसका जो नंबर होता है उसको हम इसके चार्ज के फॉर्म में लिखते हैं, Al पॉजिटिव 3, और इसका नंबर 1 है तो इसको हम इसके चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे, नाइट्रेट नेगेटिव 1। और नाइट्रेट कितने बनेंगे इस तरीके के, 3 जो नाइट्रेट है वो बनने वाले हैं, तभी तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अकेले एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव, इन पर मिला के 3 नेगेटिव, देन दीज आर न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर, दैट्स राइट। इसी तरीके से जर्कोनियम फोस्फेट है, तो जर्कोनियम फोस्फेट जो होता है दैट इज Zr3 और फोस्फेट, ये जब ये डिसोसिएट होगा तो इसका ये जो 4 नंबर है वो इसके ऊपर जाएगा, तो यहां से जो जर्कोनियम का आयन बनेगा वो Zr पॉजिटिव 4 बनेगा, और इसका जो नंबर है 3 वो इस पर जाएगा, तो यहां से जो आयन बनेगा वो बनेगा फोस्फेट नेगेटिव 3। अब ये बनेंगे कितने कितने वो देखिएगा, जर्कोनियम कितने हैं, ऐसे 3 हैं, तो यहां से जो जर्कोनियम का आयन बन रहे हैं ना बेटा, ये जर्कोनियम के पॉजिटिव 4 ऐसे 3 आयन बनेंगे। और जो फोस्फेट यहाँ से बन रहे हैं, तो ये फोस्फेट देखिएगा कितने 4, तो फोस्फेट जो आयन यहाँ से बन रहे हैं वो 1 2 3 4 बनेंगे। अब देखिएगा नेट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा नेट चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव 4 4 4 12, नेगेटिव 3 3 3 3, तो कितना हो गया नेगेटिव भी 12, इसलिए ये न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से ये आपके पास जर्कोनियम फोस्फेट है, ये सॉलिड है, एक स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ले लीजिए, अब जर्कोनियम फोस्फेट जब डिसोशिएट होगा तो यहाँ से जर्कोनियम के कितने आयन्स बनने वाले हैं बेटा, जर्कोनियम जो है उस जर्कोनियम के यहाँ से 3 आयन बनेंगे, फोस्फेट के 4 बनेंगे, जर्कोनियम के ऊपर इसका चार्ज 4 आएगा, इस पर 3 आ जाएगा, ये लीजिए Zr 3 है ना, तो 3 बनेंगे, फोस्फेट 4 है तो 4 बन जाएंगे, ये लीजिए, दैट्स राइट। आप देखिएगा अगर इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी जो है वो S हो, इसका अगर देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये जर्कोनियम फोस्फेट है, ZrPO4 का होल 4, ये जब डिसोसिएट होगा तो जर्कोनियम पॉजिटिव 4 और फोस्फेट जो है वो नेगेटिव 3 बनेंगे, ठीक है। जर्कोनियम बनेंगे 3 और फोस्फेट कितने बनेंगे ऐसे 4। इसका अगर 1 मोल डिसोसिएट होता है तो जर्कोनियम आयन के 3 मोल बनेंगे और इसका 4 मोल बनेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में इसका 1 मोल अगर डिजोल्व होता है तो इसके 3 मोल और इसके 4 मोल डिजोल्व होंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वो S है तो इसकी कितनी होगी 3S और इसकी कितनी होगी 4S। दैट्स राइट, इसका अगर 1 मोल डिजोल्व होता है तो इसके 3 इसके 4 होंगे। इसकी अगर मोलर सॉल्युबिलिटी S मींस 1 लीटर में इसके S मोल डिजोल्व होता है तो फिर इसके 3S और इसके कितना होंगे 4S। दैट्स राइट। अब इसका कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए, KSP इज इक्वल टू जो जर्कोनियम आयन है वो और फॉस्फेट आयन है वो, और ये नीचे आएगा, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो KSP बन जाएगा। ये लीजिए जर्कोनियम आयन जो है वो कितने बन रहे 3, तो इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी, फॉस्फेट 4 है तो पावर 4 करेंगे। KSP इज इक्वल टू जर्कोनियम आयन की जो सॉल्युबिलिटी है वो 3S, उसके कंपैरिजन में 3S की पावर 3 एंड 4S की पावर 4, इसको सोल्व कर दीजिए। KSP इज इक्वल टू 3S की पावर 3 4S की पावर 4, ठीक है ना। तो KSP इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4
इंटू एस की पावर 3 और एस की पावर 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6912 एस की पावर 3 एंड 4 इज इक्वल टू 7। तो ये आपका हो जाएगा के एस पी। अगर आपको इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी एस, तो इनके 3s 4s, तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल दो। s की वैल्यू निकालनी है, इसका डिवाइड लगा दीजिए, कितना आ जाएगा s की पावर 7 इज इक्वल टू आ जाएगा के एस पी डिवाइडेड बाई 6912। अब यहाँ से पावर 7 हटानी है तो इसकी 1/7 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका 7 हट जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो एस इज इक्वल टू के एस पी अपॉन 6912 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 की पावर 7 से। ये ठीक है, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। अब आपको एक जर्नल एग्जांपल दिया हुआ है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। ये जो आपके पास में सॉल्ट है, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कीजिए इन प्योर वाटर, एज्यूमिंग दैट नाइदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विद वाटर। कोई भी आयन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX2 A2X3, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना है। अब ये जो A2X3 है, जब ये डिसोशिएट होगा वाटर में, तो A और X दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों अलग अलग होंगे तो A का कैटाइन बनेगा और जो X है उसका एनाइन बनेगा। तो इसका जो 3 नंबर है वो A पे जाएगा, तो A पॉजिटिव 3 बनने वाला है, और 2 इस पे जाएगा तो X नेगेटिव 2 बनने वाला है। A जो है उसके नंबर ऑफ एटम्स देखिए यहाँ 2 हैं, तो ये 2 बनेंगे, और X के 3 हैं तो ये 3 बनेंगे। ये वाले आयन बनेंगे इक्विलिब्रियम आयन हो गया। अब देखिएगा, अगर इसकी जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वो S है, तो इसकी कितनी होगी, तो देखिएगा इसका 1 मोल डिसोशिएट होता है, इसके 2 और इसके 3 बनते हैं, ठीक है ना। इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर में डिजोल्व होता है, तो इसके 2s मोल पर लीटर में डिजोल्व होंगे, और उतने में ही इसके कितने होंगे 3s मोल पर डिजोल्व हो जाएंगे पर लीटर के अंदर। के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन किसका बेटा, A पॉजिटिव 3 का, और इसके नंबर ऑफ मोल 2 हैं तो पावर के फॉर्म में, और X नेगेटिव 2 का नंबर ऑफ मोल्स 3 है तो पावर के फॉर्म में, ठीक है। के एस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो अब के एस पी इज इक्वल टू आ जाएगा इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन या मोलर जो सॉल्युबिलिटी या मोलर कंसंट्रेशन दैट इज 2s, तो 2s की पावर 2, और इसकी कितनी है 3s, तो 3s की पावर के एस पी इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 की पावर 2 डॉट एस की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू एस की पावर 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। के एस पी इज इक्वल टू 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 9 9 3 जा 27 इंटू एस की पावर 2 और 3 एस की पावर 7, सॉरी 3 to 5, ये लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके था डिवाइड लगा दीजिएगा, तो के एस पी इज इक्वल टू 28 इंटू S5। अब आपको यहाँ से S कैलकुलेट करना है, इसका डिवाइड लगा दीजिएगा, तो S5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S5 इज इक्वल टू आ जाएगा के एस पी डिवाइडेड बाई 108। के एस पी की वैल्यू उसने बताई है वो रख दीजिए, 108 का डिवाइड लगा दीजिए। अब उसकी पावर 5 जो है उसको हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 1/5 कर दीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी होगी, ये एस की वैल्यू आ गई है इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, सेम ऐसा एक और क्वेश्चन है, सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ के एस पी ऑफ 2 स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये निकेल हाइड्रोक्साइड और AgCN, ये दोनों स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हैं, दोनों के के एस पी आपको बताए हैं। इसका के एस पी इतना है निकेल वाले का, और AgCN का के एस पी इतना है रेस्पेक्टिवली। विच सॉल्ट इज मोर सोल्यूबल, बताना है दोनों में से कौन सा सॉल्ट ज्यादा सोल्यूबल है। तो दोनों की क्या निकाल लीजिएगा, मोलर सोल्युबिलिटी निकाल लो। पहले किसकी निकाल लो, इसकी या इसकी, AgCN की निकालोगे तो क्या हो जाएगा, AgCN है डिसोसिएट होकर Ag पॉजिटिव Cn नेगेटिव बनाएगा। इसकी मोलर सोल्युबिलिटी S हो तो इसकी भी S, इसकी भी S। KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन Cn नेगेटिव,
इसकी भी S और इसकी भी S, KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर। S निकालना है तो KSP का अंडर रूट ले लीजिए। KSP कितना है, यहाँ से AGCN का KSP है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 17, तो आप क्या करेंगे 6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। ये लीजिए, ये इसकी क्या है, ये है इसकी सॉल्युबिलिटी, किसकी, AGCN की। AGCN के इतने जो मोल्स होते हैं वो पर लीटर में डिजोल्व होते हैं, 7.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब आप निकिल हाइड्रोक्साइड का निकाल लीजिए। निकिल हाइड्रोक्साइड जब आपका डिजोल्व होगा NaOH का होल ट्वाइस, तो ये निकिल आयन बनाएगा, ठीक है, और बनाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, कितने बनाएगा, 2। इसकी सोल्युबिलिटी S हो तो इसकी भी S, बट इसकी कितनी होगी, 2S। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S और 2S की पावर 2, दैट्स राइट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है ना, 2S की पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू, ये क्या आ गया बेटा, KSP जो था, KSP इज इक्वल टू S अब इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 2, 2 2 4 हो जाएगा, तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। अब यहाँ से S क्यूब निकालना है, 4 इधर ले आएगा, ठीक है, सही है या गलत है, ठीक है, सही है। अब यहाँ से आपका S क्यूब निकालना है, बराबर 4 का डिवाइड लगाइएगा, तो KSP में डिवाइड लगा दीजिए, किसका, 4 का। KSP की वैल्यू आपके पास है, उसे रख दीजिए। अब S कैलकुलेट करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, KSP की वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 और पावर 1/3 कर दीजिए इसका, ठीक है ना, रूट क्यूब की बजाय इसका क्यूबिक क्यूब ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू यहाँ से इतनी आती है, S क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी। इसके जो AGCN है उसके इतने मोल 1 लीटर में डिजोल्व होते हैं, इसके इतने मोल 1 लीटर में डिजोल्व होते हैं, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये 10 की पावर माइनस 9 है, 10 की पावर माइनस 4 है, इसलिए ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब इतने मोल ये ज़्यादा है ना, तो इसके जो मोल है वो 1 लीटर सोल्यूशन में ज़्यादा डिजोल्व होते हैं, इसलिए निकिल हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन AGCN। इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। अब सुनिएगा, अगर आपका स्प्रिंगली, एक एक्स्ट्रा चीज सुनिएगा, अगर आपका स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसको डिजोल्व आपने किया, जब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो उसके आयनों की कंसंट्रेशन जितनी भी है उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कहते हैं KSP। तो KSP जो होता है वो बराबर होता है किसका, आयनिक प्रोडक्ट के, आयनों की जो कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के बराबर जब हो तो जो सॉल्यूशन है वो होता है सैचुरेटेड। लेकिन अगर इन आयनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो KSP से भी कम है, दैट्स राइट, आयनिक जो प्रोडक्ट है वो आयनिक प्रोडक्ट KSP से भी कम है, इसका मतलब ये आयन अभी और भी यहाँ डिजोल्व हो सकते हैं, तो सॉल्यूशन आपका होगा अनसैचुरेटेड। लेकिन आयनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है अगर वो उसके KSP से भी ज्यादा हो जाए, आयंस वहां जितने वो डिजोल्व हो सकते हैं ना उससे भी ज्यादा अगर आयंस हो सकते हैं, हो गए, तो फिर इतने आयन यहाँ डिजोल्व नहीं रह पाएंगे, दोनों कंबाइंड होकर के सॉलिड बना लेंगे फिर से, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये 3 कंडीशन होती है। जब KSP आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होता है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, KSP आयनिक प्रोडक्ट से ज्यादा है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो जाए तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये देखिए, ये हो गया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।